जैसे ही वो दरवाजा पीटने लगता है, घंटियां बजाने लगता है, उसकी मां सहम जाती है। ये आदमी है कौन जो रात को आता है तो अलग होता है? घृणा, दर्द, अपमान ये प्रभावित करती है उस 9 साल की बच्ची को अगले 14 साल तक। हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक 9 साल की बच्ची की। वो करीब 8 से 9 साल के बीच की है और उसे समझ नहीं आ रहा। उसे समझ ये नहीं आ रहा कि उसके घर में रहने वाला उसका एक बहुत अच्छा दोस्त सारा दिन ठीक रहता है, संडे वाले दिन उसके साथ हंस के बात भी करता है, लेकिन रात को क्यों बड़ा अजीब अजीब सा बिहेव करता है, क्यों खड़े खड़े गिर जाता है, क्यों लड़खड़ाता हुआ जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, क्यों जैसे ही वो दरवाजा पीटने लगता है, घंटियां बजाने लगता है, उसकी मां सहम जाती है, और क्यों उसकी मां उसे चुपचाप सो जाने के लिए कहती है। उसे समझ नहीं आता। वो थोड़ी और बड़ी होती है, उसे इतना तो समझ आता है कि मेरे पापा कोई नशा करके आते हैं, लेकिन कौन सा नशा करके आते हैं? अच्छा, नशा करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? सारा दिन ठीक से दिखने वाला ये आदमी रात को हैवान क्यों हो जाता है? सारा दिन ठीक से बात करने वाला ये आदमी रात को गाली गलौज पे क्यों उतर आता है? उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो दिन भर ये देखती है। अगले दिन शायद नशा उतरने के बाद इस आदमी के ध्यान से सब कुछ उतर जाए, लेकिन इस बच्ची के ध्यान से कुछ भी नहीं उतरता। वो मुस्कुराती तो है, हंस के उस आदमी के पास जाती भी है, लेकिन उसके दिमाग में ये विचार चलता रहता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये आदमी है कौन जो रात को आता है तो अलग होता है, दिन में आता है तो फिर मेरा पापा हो जाता है। उसको बड़ी मुश्किल हो रही है। वो स्कूल में जाती है, कुंठा से भरी होती है। वो अपनी सहेली से कुछ नहीं बता सकती, अपने सबसे अच्छी दोस्त से कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उसे मालूम है कि ये कहानी उसी के घर में रहने वाले उसके एक दोस्त को शर्मिंदगी देगी। उसको खुद को शर्मिंदगी महसूस होगी। उसका बचपन कुंठा, घृणा, दर्द, अपमान और एक तरीके की घुटन के साथ बड़ा होता है। उसे कोई बताने वाला नहीं है कि ये हो क्या रहा है। उसके आसपास जो रिएक्शन मिलते हैं उसके आस पड़ोस से, उसके रिश्तेदारों से इस आदमी के बारे में, वो अजीब अजीब से नाम मिलते हैं, अजीब अजीब सी कहानियां मिलती हैं, और मिलती है बदनामी। अरे ये तो है ही ऐसा। ये एक सोशल इविल की तरह देखा जाता है, एक मोरालिटी की तरह देखा जाता है। इसका तो चरित्र गिर गया है। नहीं समझ पाते, वो नहीं समझ पाती, दूसरे लोग भी नहीं समझ पाते शायद। ये बच्ची 14 साल इसी घुटन में गुजारती है। 14 साल में ये दो तरफ झुक सकती है, या तो उस रात वाले आदमी से नफरत करे, या फिर उस आदमी से ही नफरत करना शुरू कर दे। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। हो सकता है कि ये नफरत उसे एनकरेज करे कि अगर वो ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि उसने सुना है कि भाई जब मैं बहुत दुखी होता हूँ तो मैं पीता हूँ। वो भी तो दुखी है, वो दुखी है इस माहौल से, वो दुखी है इस पीने से। कोशिश तो वो भी करती है कि आज उठा लूँ, लेकिन शायद डरती है, नहीं उठाती। वो शराब का गिलास नहीं उठाती। लेकिन 14 साल तक उसे कोई समझा नहीं रहा कि ये है क्या, ये हो क्या रहा है। 14 साल के बाद जब वो 21 साल की होती है, उसके कॉलेज में एक सेमिनार होता है। उस सेमिनार में एक आदमी सरसरी बात करता है और ये कहता है कि ये कोई मॉरल इशू नहीं है, ये एक बीमारी है। 1997 डॉक्टर एलन ने एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर का नाम था अल्कोहल इज ए ब्रेन डिजीज एंड इट मैटर्स। इसका मतलब है उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि एडिक्शन, नशा एक दिमागी बीमारी है और इस पर बात करना जरूरी है। इट मैटर्स। ये आपको प्रभावित करती है,
ये आपको बहुत आयामों से प्रभावित करती है। उस समय पर सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो इसको बीमारी के तौर पर नहीं देखते थे। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल और आईसीडी इसे एक अलग पहलू से देखती थी। आज भी ये साइकेट्री और न्यूरोसाइंसेस के बीच की एक चीज़ है। सोशल साइंसेस इस पर अपना दावा करती है, लेकिन दोस्तों विडंबना यह है कि ये प्रभावित करती है उस 9 साल की बच्ची को अगले 14 साल तक। ये कहानी किसी एक बच्ची की हो सकती है। ये बच्ची बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री दिया मिर्जा हैं। ये कहानी बड़े बड़े घरों से लेकर छोटे छोटे घरों तक एक जैसी है। ये व्यवहार बिल्कुल एक जैसा है। ये कुंठाएं फर्क नहीं है। ये घृणा, ये गुस्सा, ये सब में बराबर का है। और यकीन कीजिए ये बच्चे अपने अपने हिसाब से इस घृणा, इस कुंठा को अपने अंदर पालते हैं। और ये पालना उन्हें किस तरीके का इंसान बनाएगा ये उस पीने वाले पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। जो लोग ये कहते हैं कि मैं सोशल ड्रिंकर हूँ, मैं तो कभी कभी पीता हूँ, उन लोगों को ये समझना होगा कि जब वो कभी कभी पीते हैं और ये नोशन उनके बच्चों को पता लगती है, ये मत सोचिए कि वो उसको अनदेखा कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। वो इसका ज़रूर कोई मतलब निकालते हैं। सोच कर देखिए, आप ग्लास लेकर बैठे हैं घर में, हल्का सा पी रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, एक पार्टी में पी रहे हैं, आपके बच्चे अलग खेल रहे हैं, वो आपके पास आते हैं, आप उनको कहते हैं बेटा आप अलग जाओ। आप एक अलग कोने में खड़े हुए हैं 3-4 दोस्तों के साथ, गाड़ी का बोनट खोल कर खड़े हुए हैं। क्या बच्चे उसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे? क्या लगता है बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे इस सबको लेकर के क्या हो रहा है? हमने अक्सर देखा है कि बच्चे इमिटेट करते हैं बड़ों को। हमें गुस्सा तब आता है जब हम बच्चों को वैसा खेल खेलता देखते हैं। दोस्तों डर लगता है मुझे उस माहौल से जब हमारे बच्चे हमें इमिटेट करेंगे कि देखो जैसे बच्चे खेल खेल में घर घर खेलते हैं, तो जैसा रोल हमारे पेरेंट्स का होता है, माता पिता का होता है, जेंट्स का होता है, मेल्स का होता है, फीमेल्स का होता है, वैसे वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। डर नहीं लगता ये देख कर के हमारे बच्चे अगर वो हमारा रोल इमिटेट करेंगे? शादी ब्याह में गाड़ी की डिग्गी खोलकर 2 बच्चे मजाक कर रहे हैं, मुझे तो डर लगता है। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि अपने बच्चों से बात करें अपने बच्चों से इस टॉपिक पे। कैसे हम रोक सकते हैं अपने बच्चों को इस दलदल में जाने से। आग्रह है कि कम से कम आप खुद उन्हें इस दलदल में जाने के लिए प्रेरित ना करें, ना प्रत्यक्ष रूप से ना परोक्ष रूप से। आपकी हरकतों को वो देखते हैं, वो आज्ञाकारी हो ना हो पर अनुकरणशील हैं। जो हम करते हैं हमारे बच्चे देखते हैं। दोस्तों गुवाहाटी में एक स्टडी हुई, उस स्टडी स्कूल बच्चों पर हुई और उस स्टडी में ये पाया गया कि उस स्कूल में 22% बच्चे शराब पीते थे और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चलती गाड़ी में शराब पीते थे। उन्होंने हमसे ये सीखा है, बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते। ये कहानी जो मैंने आपको आज सुनाई वो एक दिया मिर्ज़ा की हो सकती है, लेकिन ये बहुत से घरों में ऐसी ही कहानियों के साथ जिंदा रहती है। मेरा आपसे आग्रह है कि बच्चों से बात करें। अगर आपको लगता है कि कुछ तरीके हैं जो हम अपने बच्चों के साथ काम करके उसे डेवलप कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। हम सब मिलकर इस आने वाली सुनामी को रोकने की कोशिश करेंगे। एक बात और, अगर आपके पास अपनी कोई ऐसी कहानी है, अपने किसी अपने को लेकर कहानी है जो शराब से लड़ रहा है, जूझ रहा है, आप उससे जूझ रहे हैं या जूझ रही हैं, हमें इस नंबर पर, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। हम कोशिश करेंगे आपकी मदद कर सकें, मिलकर मदद कर सकें। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, किसी को सोचने के लिए एक मौका दे सकता है, तो इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।